Rahim. Very warm welcome to all of you in unique interactive lectures. My name is Dr. Danial, and as all of you know, we have been going through the lectures previously as well. अब हम इस वक्त चैप्टर 3 को टेकअप किए हुए हैं और चैप्टर 3 के हम सेकंड लेक्चर के ऊपर हैं इस वक्त। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब लेक्चर को क्लोज कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में डिफरेंस बताया था और इसके अलावा ये बताया था कि बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व हो सकते हैं और इसी फॉर्म में एज सच एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। अब हम बेटे शुरू करते हैं करेक्टर्स ऑफ एंजाइम। तो जो एंजाइम के करेक्टर्स हैं ये देखें, पहली बात तो है कि इस चैप्टर में से मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन वाइज ये चैप्टर आना है, इसमें एज सच लॉन्ग क्वेश्चन वाइज जो है वो बोर्ड की वेटेज नहीं है। तो जब आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन वाइज प्रिपेयर करेंगे तो एक सीक्वेंस के अंदर प्रिपेयर करते चले जाइएगा। इसमें करेक्टर्स ऑफ एंजाइम के अंदर एंजाइम्स में जो मुख्तलिफ करेक्टर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, नंबर 1 एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। आई गेस ऑल ऑफ यू नो इट। मैंने थोड़ी देर पहले भी इसको डिस्कस किया था, मतलब लास्ट लेक्चर में भी इसको किया था कि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ग्लोब्यूलर क्या होती है, शेप क्या होती है? पानी के कतरे को गिरते हुए देखें, वो ग्लोब्यूल की शक्ल में गिरता है, उसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, राइट, ग्लोब शेप्ड। Second point, they increase the rate of reaction। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, डेफिनेटली बढ़ा देते हैं। क्या ये खुद इसमें इस्तेमाल होते हैं? द आंसर इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इस रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, क्या इनकी मौजूदगी से एंड प्रोडक्ट इफेक्ट होता है? तो आंसर इज देयर प्रेजेंस हैज नो इफेक्ट, ठीक है, ऑन क्या? एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट के ऊपर एज सच इनकी मौजूदगी का कोई भी ख़ास असर नहीं है। देन नेक्स्ट आपके पास क्या है? देयर स्मॉल अमाउंट कैन एक्सेलरेट द रिएक्शन। तो इसका मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। अगर इनकी थोड़ी सी अमाउंट भी होगी तो वो भी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकती है और करना भी उसको चाहिए। नेक्स्ट, एक कॉमन प्रॉपर्टी जो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। मैंने आपको बताया था स्पेसिफिसिटी वाइज दुनिया में जो बायोकेमिस्ट हैं और जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं उन्होंने इसको दुनिया में 6 बड़ी कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया था। तो अगर आप सिंपली अपने लेवल पे ले लेते हो उसको, तो जैसे लाइपेज की एग्जांपल दी थी आपको, जैसे आपको प्रोटीएज की एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो। ये सब वो एंजाइम है जो सिर्फ एक प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे लाइपेज है वो लिपिड्स को ही करता है, जैसे प्रोटीएज है वो प्रोटीन्स को ही करता है और इसी फॉर्म में मौजूद रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे एक नया वर्ड पढ़ोगे, सेंसिटिविटी ऑफ द एंजाइम। व्हाट डज दैट मीन, सेंसिटिविटी ऑफ द एंजाइम? The answer to this is enzymes are very sensitive to various changes। जैसे टेम्परेचर की एग्जांपल ले लें, जैसे pH की एग्जांपल ले लें, टेम्परेचर की एग्जांपल ही ले लें। अगर टेम्परेचर बॉडी का, हमारी बॉडी का 38 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो इसका मतलब हमें बुखार हो गया, फीवर हो गया। अब इस बुखार या फीवर की सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि बेसिकली हमारी बॉडी डीनेचर हो जाएगी, मतलब हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है वो डीनेचर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और यहाँ पे कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रॉपर नहीं चल रही होगी। तो इससे क्या साबित होता है कि एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव। अल्लाह ने हमारी बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज के अंदर मेंटेन किया है। सब बच्चों को आना चाहिए। क्या रेंज है उसकी? उसकी रेंज है 36.1 से 37.8 डिग्री सेल्सियस तक। इस रेंज के अंदर आपके बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ये मेंटेन्ड है और इसी वे के अंदर और इसी फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। अब सेकंड फैक्टर को भी थोड़ा सा एलेबरेट कर दूं यहाँ पे। अगर आपकी बॉडी की पीएच की रेंज होती है 1 to 7 to 14, 1 to 7 एसिडिक पीएच, 7 to 14 देन बेसिक या अल्कलाइन पीएच। देखें, अगर आप बात करें तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे जो
एसिडिक पीएच में काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे होंगे जो बेसिक पीएच में काम कर रहे हैं। जैसे जो बॉडी के एंजाइम है जो एसिडिक पीएच में काम कर रहे हैं, एग्जांपल उसकी आप ले लो पेप्सिन, ये 2 to 3 पीएच के अंदर काम करता है और ये कहाँ होता है, स्टमक के अंदर होता है। जैसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो अल्कलाइन पीएच के अंदर भी काम कर रहे होंगे, एग्जांपल आप उसकी ले सकते हैं कैटालेज या इस तरह के और एंजाइम्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम कर रहे हैं और अपना एक बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेंसिटिविटी को। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर भी नेसेसरी है। ठीक है, तो कोफैक्टर नेसेसरी रिक्वायरमेंट है एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट द कोफैक्टर हम लोग एक लॉस के ऊपर इसको लेके चल रहे हैं, हमें इसमें से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। और लास्ट पॉइंट क्या होगा इसमें, द एंजाइम्स लोअर या डिक्रीज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये क्या होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, असल इसके अंदर भी वर्किंग करने की ज़रूरत है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट एन एंजाइम एक्टिविटी इज़ नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो मिनिमम एनर्जी क्या होगी जो किसी भी एंजाइम के रिएक्शन को लेकर चले। हर एंजाइम की डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एंजाइम, तो इसको आप क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये बेटे आपके पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इसको मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया, ये कंसेप्ट है। एक दफ़ा सारे को रिव्यू करें इसको, फिर आगे चलते हैं। एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं लेकिन ख़ुद इस्तेमाल नहीं होते, उनकी प्रेजेंस का एंड प्रोडक्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर एंजाइम स्मॉल अमाउंट में हो तो वो एक्सेलरेट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को। एंजाइम्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में, जैसे लाइपेज है, जैसे प्रोटीएज है। एंजाइम्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी भी सडन चेंज के ऊपर। एग्जांपल 2 बड़े चेंजेस मैंने आपको यहाँ पे थोड़े से एलेबरेट किए, एक तो टेम्परेचर का चेंज है और दूसरा पीएच का चेंज है। और इसके अलावा एंजाइम्स की नेसेसरी फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजाइम्स लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से क्या मुराद है, सबसे पहले तो ये आना चाहिए शॉर्ट में कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता क्या है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन एंजाइम या एंजाइमेटिक रिएक्शन इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो जब इसको वो लोअर कर देता हूँ तो फिर उसकी फंक्शनिंग और एक्टिविटी बेहतर हो सकती है। यहीं पे बेटे एक बॉक्स बना हुआ है, उसको ज़रा पढ़ना ज़रूरी है, उसको ज़रा पढ़िए, उसमें से कुछ MCQs टेकअप करते हैं। कह रहा है सम एंजाइम्स आर पोटेंशियली डैमेजिंग इफ़ दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन देयर एक्टिव फॉर्म। एग्जाम्पल दे रहा है पेप्सिन की। इसकी एग्जाम्पल के ऊपर ज़रा गौर करें। हमारे पास ये बनता है पेप्सिनोजिन की फॉर्म में। लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये एग्जाम्पल दी थी। पेप्सिनोजिन के ऊपर एक्ट करता है HCl या ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन, तो वो इसको क्या करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और पेप्सिन जो है वो पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स बनाना शुरू कर देता है। ठीक हो गया, तो ये जो पेप्सिनोजिन से पेप्सिन का बनना और पेप्सिन से पेप्टोन्स और प्रोटीन्स का बनना है, इसमें HCl या पेप्सिन की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और ये बुनियाद भी बनती है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम ये डायरेक्टली पेप्सिन की फॉर्म में रिलीज़ हो तो फिर नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि ये स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। इसलिए अल्लाह का निज़ाम देखें कि ये रिलीज़ पेप्सिनोजिन की फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, और फिर एक्टिवेट हो जाता है और फिर पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स बनाना शुरू कर देता है। तो ये मेन स्टमक का एंजाइम है जिसके ऊपर ये बॉक्स है और ये आपको पता होना चाहिए। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाई आर सम ऑफ द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म्स। तो व्हाई आर द सम ऑफ द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म्स, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज enzymes are produced in inactive form because certain activated forms of enzymes may destroy the specific organ in which they are present. For example, फिर पेप्सिन की एग्जाम्पल दें। For example, पेप्सिन is active form of पेप्सिनोजन and it may destroy the stomach walls upon exposure. तो ये आपके पास इसमें से आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। देखें ये सवाल वो हैं जो 2018 में 2019 में बहुत कॉमनली पूछे गए हैं। अब इन्हीं के अंदर से हमें लाइंस वगैरह क्लियर करने की ज़रूरत है।
एंजाइम ये वही मैकेनिज्म है जो पहले भी लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया। एंजाइम मिलता है सबस्ट्रेट के साथ, तो क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स क्या करता है? एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो गर्ज है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के अंदर हम चलते जाते हैं और हम ये देखते हैं कि ये इस तरह होता है। 2019 में, 2017 में बोर्ड में 39 पेज के ऊपर जो येलो बॉक्स है उसके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कॉमन आए हैं। वो सवाल है क्या? व्हाट इज़ फीडबैक इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो ज़रा इसको हम डिटेल में टेकअप करते हैं कि ये फीडबैक इनहिबिशन है क्या। फीडबैक इनहिबिशन, पहले तो ये सोचें और ये जानने की कोशिश करें कि आपकी बॉडी में फीडबैक होता किस तरह। बायो की मैट्रिक, जो आपने मैट्रिक में बायो पढ़ी है, उसको ज़रा रिकग्नाइज करें। फीडबैक मैकेनिज्म है क्या? रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शन चल रहा होता है उसको कोई और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मौजूद होता है। ऐसे नहीं होता कि एक रिएक्शन ख़तरनाक हद तक चलता चला जाए और उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी कहीं भी मौजूद ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने हमारी बॉडी में चेक एंड बैलेंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का निज़ाम रखा है जिसमें कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम इसको फीडबैक इनहिबिशन के अंदर हवाले से देखें तो कुछ लाइन्स हैं इसकी पढ़ने वाली। मैं पढ़ता हूँ, आप भी ज़रा गौर से देखिए किताब में और इसको जानिए। इन सर्टन केसेस enzymes act in series of chemical reactions in order to complete a metabolic pathway। और pathway की एग्जांपल क्या दे रहा है? रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस। इसका क्या मतलब है कि जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट है A, वो कन्वर्ट हुई प्रोडक्ट B में, B कन्वर्ट हुई C में और C कन्वर्ट हुई D में। एग्जांपल है ये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि और D फाइनली कन्वर्ट हुई E के अंदर। 5 स्टेप्स हैं, हर स्टेप के ऊपर जो एंजाइम है वो दूसरे से डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ये तो पहले स्टेप जो पहली हमने लाइन पढ़ी है उसका मतलब है कि जैसे फ़र्ज़ करें फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के रिएक्शन है वो एक सीरीज़ में चल रहे हैं और हर स्टेप पे एंजाइम डिफरेंट है। जैसे एंजाइम 1 कोई और एंजाइम है, 2 कोई और स्पेसिफिक एंजाइम है, इस फॉर्म में। अच्छा, द सक्सेसिव एंजाइम्स containing these reactions are normally present together in a precise order of an other forming an enzyme to enzyme chain। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंजाइम 1, 2, 3, 4 हैं ये एक चेन की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद हैं और इसी वे में एग्जिस्ट करते हैं। In this way, the products from one step in the pathway are transferred to the enzyme catalyzing the next step। इसका मतलब ये कि एक प्रोडक्ट बना, फिर वो दूसरे प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा, फिर वो दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा और अल्टीमेटली इसको करता चला जाएगा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें देखिए कि फाइनली जो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना, ये फीडबैक इनहिबिशन करवा सकता है। ये क्या होता है? फीडबैक इनहिबिशन। अब व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली? ये फीडबैक इनहिबिशन करवा सकता है, क्या मतलब? अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फाइनल प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्लूकोज ही ले लो, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट की बॉडी में अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा एक्सेस में बन जाए तो फिर क्या होगा कि फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि मज़ीद ग्लूकोज जब तक नहीं बनेगा, जब तक प्लांट प्रीवियस ग्लूकोज को या फोटोसिंथेट को इस्तेमाल ना कर ले। तो ज़रा गौर करने की बात है ये कि एक सीरीज़ में इवेंट्स चल रही होती हैं लेकिन एक वक्त आता है जब मज़ीद उसके अंदर जगह मौजूद ही नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर उस वक्त इस रिएक्शन को जो चल रहा होता है फौरी तौर पे रोक दिया जाता है और फिर एज सच इसी वे में ये मौजूद होता है और इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये तो बेटे आपके पास हो गया एंजाइम टू एंजाइम चेन या एसोसिएशन जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये फीडबैक इनहिबिशन। और इसके नीचे ये एक और एरो लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा प्रिकर्सर एक्टिवेशन। इसका मतलब यही है कि ये पेप्सिनोजन जो है ये प्रिकर्सर या इनएक्टिव एंजाइम है, उसके ऊपर HCl या पेप्सिन एक्ट करता है और उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और फिर फाइनली जो पेप्सिन है वो मल्टीपल वेज में इसको आगे पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, explain the models of enzyme action।
ठीक है, एंजाइम्स किस तरह एक्ट कर रहे हैं और वो किन मॉडल्स की फॉर्म में ये मौजूद हैं और किस वे में और किस तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि जो एंजाइम की एक्टिविटी को सारे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और बड़ा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट जहन में आ गया, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ सबसे। एंजाइम्स वर्क बेस्ट इन, राइट, एक इस तरह का एमसीक्यू आया था एमकेट में और इवन बोर्ड में। इसका आंसर बेटे देखें किस तरह होता है। देखें अगर आप इसको लेते हैं, एंजाइम्स वर्क बेस्ट इन लिक्विड मीडियम, सॉलिड मीडियम, गैसियस मीडियम, तो द बेस्ट आंसर विल बी एक्वस या लिक्विड मीडियम। तो अब अगर यही सवाल बोर्ड के किसी पेपर में देखें तो इसमें यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है किताब में 40 पेज पे, एंजाइम्स रिक्वायर एक्वस मीडियम फॉर इट्स एक्टिविटी। Then yellow box, most enzymes do not float about in a cytoplasmic soup but are attached to membrane systems inside the cell in a specific and order arrangement। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर एंजाइम्स इधर उधर फ्लोट आउट नहीं करते हैं, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच रहते हैं और फिर वहीं पे पड़े रहते हैं। यहाँ पे दो वर्ड्स लिख रहा है, ये एक वर्ड लिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा वर्ड लिख रहा है क्लोरोप्लास्ट। देखें पहले इन वर्ड्स को क्लियर करें। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड क्लोरोप्लास्ट इज क्या जी, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट या प्रोड्यूसर्स। ये फूड फैक्ट्री है और वो पावर हाउस है। इन दोनों वर्ड्स का बड़ा गहरा लिंक है इन दो टॉपिक्स के साथ। जैसे जो क्लोरोप्लास्ट है, जो फूड फैक्ट्री है, ये फूड मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, यानी कि ग्लूकोज को बनाने के अंदर एक बुनियादी रोल प्ले करता है। और यही बात जब आप माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर लेते हो तो चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो रहा है और इसने क्या करना है कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं उसको बेसिकली इस्तेमाल करते हुए जो ग्लूकोज है उसको तोड़ के एनर्जी रिलीज़ करनी है। एंड एज ऑल ऑफ यू नो, जब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करता है, मैट्रिक में आप पढ़ के आए हो 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। एक अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल तोड़ा जाए तो 40 ATPs रिलीज़ होते हैं और फिर ATPs से कितने होते हैं ये इंशाल्लाह आगे चल के हम इसको फिर मज़ीद टेकअप करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम मॉडल्स के ऊपर शुरू करते हैं इसको। मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन प्रेजेंट किए गए, देखे गए बेसिकली इस सारी सिचुएशन में इसको इम्प्रूव करने के लिए। पहला मॉडल था लॉक एंड की मॉडल। अच्छा, लॉक एंड की मॉडल किसने प्रेजेंट किया? सबसे पहले तो ये याद करें, ई फिशर ने। कब किया? 1890 में। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों ये इसको क्लियर कर लें, ये लॉक एंड की मॉडल किसने प्रेजेंट किया और इसमें है क्या। इसकी डेफिनेशन लिखी पेज 40 के ऊपर। एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक इन द सेम मैनर, अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट। इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है बेटे पेज 39 के ऊपर। तो अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आ जाए वो आपने डेफिनेटली यहाँ पे बनानी है। जैसे फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है, तो इस एंजाइम की मॉलिक्यूल में आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक इसकी एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा इसमें, एक्टिव साइट रिजिड है। अच्छा, एक्टिव साइट रिजिड है तो इसका क्या मतलब है कि ये बिल्कुल भी अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगी। ठीक हो गया। और यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंडिंग शो करेगा, अटैचमेंट शो करेगा और फाइनली आप समझते ही हो कि क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो गौरतलब बात क्या है कि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है, ये फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेगा एंजाइम का। इससे क्या होगा कि बेसिकली चूंकि मॉडिफिकेशन नहीं होगी एक्टिव साइट की, तो जो एंजाइम एक्टिविटी चल रही है वो एक सीक्वेंस में चलेगी और एंजाइम वही सबस्ट्रेट अपने साथ लगा सकेगा जो बिल्कुल एग्जैक्टली होगा विद रिगार्ड्स टू द एक्टिव साइट। ज़रा मेरे बच्चों इस सारे को गो थ्रू करो लॉक एंड की मॉडल को, तो इसमें 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं आप लोगों ने। 1890s में इस मॉडल को प्रेजेंट किया गया था, ई फिशर ने इसको प्रेजेंट किया था। इस मॉडल के मुताबिक चूँकि एक ताले को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है प्रोडक्ट की फॉर्म में। इसको E+S और ES कम्प्लेक्स के हवाले से टेकअप करें तो यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर होती है। मैंने रेड में इसलिए लिखी क्योंकि ये मेन पॉइंट है इसका
इसमें ये एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड का मतलब है जो अपनी शेप को किसी भी सूरत चेंज नहीं करता ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और ये टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है। इसका मतलब फिक्स्ड पोजीशन है और इस पर वही सबस्ट्रेट आके अटैच हो सकता है जिसकी शेप सेम होती है। तो ये आपके पास बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के हवाले से, और उम्मीद करता हूँ ये आप सब ने इसको क्लियर किया होगा। सेकंड मॉडल बोर्ड पे भी जगह नहीं है, मैं रब करके करूँगा एक दफ़ा इस सारे बोर्ड को, और इसका जितना भी कंसेप्ट हमने बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन किया है आराम से गो थ्रू करिए, किताब को और यूनिक नोट्स को मद्देनज़र रखें, फिर इसके बाद यहीं से सेकंड मॉडल शुरू करते हैं। सो बेटे उम्मीद है कि आपने सारा देख लिया होगा। अब हम इसका सेकंड मॉडल शुरू करते हैं। तो अभी मैं उसको रब नहीं करता फर्स्ट वाले को, सेकंड वाला इस साइड पे एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट आप एक दफ़ा उसको क्लियर कर लें, फिर हम उसको बाद में रब करेंगे। तो सेकंड मॉडल बेटे जिसकी डायग्राम ही किताब में बनी हुई है उसका नाम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। कब दिया गया? 1959 में कॉशलैंड ने प्रेजेंट किया इसको। इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट वॉज नॉट रिजिड एट ऑल। ठीक है, क्रॉस लगा दिया आपको समझाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडिफाइड फॉर्म था, और जब भी एक सबस्ट्रेट, ख़ास सबस्ट्रेट जो भी था वो कंबाइन होता था एक ख़ास एंजाइम के साथ, तो एंजाइम की शेप चेंज हो जाती थी। जैसे फ़र्ज़ करें, थोड़ा सा डिफरेंट करके बना लें उसके मुकाबले में, ये आपके पास सबस्ट्रेट है। जब भी ये सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ कंबाइन करता था तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट को मॉडिफाई कर देता था। तो किसकी एक्टिव साइट मॉडिफाई? एंजाइम की। और वहाँ पे क्या था कि एक्टिव साइट रिजिड है, वो तो मॉडिफाई किसी सूरत नहीं हो सकती है। तो अब जब भी वो मिलता था वो इसकी एक्टिव साइट को मॉडिफाई कर देता था। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता था कि जो आपका एंजाइमेटिक एक्शन है वो प्रॉपरली शुरू हो जाता था। सबसे पहले क्या होता था, इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता था, फिर वो कम्प्लेक्स के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता था। तो अब ज़रा गौर करिए, हमने दो मॉडल्स पढ़े हैं। अगर बोर्ड में इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनते होते तो पॉसिबली इस तरह के होते, जैसे व्हाट इज़ द एक्सप्लेन द मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें दोनों ही मॉडल्स आ जाते, एक लॉक और की मॉडल भी आ जाता और दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल भी आ जाता। लॉक और की मॉडल क्या होगा, ई फिशर ने प्रेजेंट किया 1890 में, और इसमें उसने क्या कहा कि एक्टिव साइट जो एंजाइम की, ये वाली पॉइंट है जो ब्लैक में बना हुआ है यहाँ पे, एक्टिव साइट ये रिजिड है, ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगी। तो जो भी प्रोडक्ट, जो भी सबस्ट्रेट यहाँ पे आके लगेगा वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसी एक्टिव साइट है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा वक्त के साथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसने एंजाइम्स को क्लासिफाई कर दिया। और उसके बाद फिर एक बंदा आया 1959 में कॉशलैंड के नाम से, उसने बेटे इंड्यूस फिट मॉडल दिया। उसने कहा कि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, और डेफिनेटली जब भी वो अपने आप को मॉडिफाई करेगा तो वो कैसे मॉडिफाई करेगा कि सबस्ट्रेट तो वही रहेगा, एंजाइम अपनी शेप को मॉडिफाई कर लेगा और वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना के फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट बना के इसको सारे को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास है विद रिगार्ड्स टू द मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन। सो इसको एक दफ़ा गो थ्रू करिए। हम अब शुरू कर रहे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसमें हम एक फैक्टर अभी देखेंगे और बाकी फिर सारे फैक्टर्स नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे। नाउ देखें, कुछ लाइंस हैं यहाँ पे जो पढ़ना चाह रहा हूँ मैं, 40 पेज के ऊपर हैं हम सारे। फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम एक्शन में, द फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ एवरी एंजाइम इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स केमिस्ट्री, स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कन्फिग्रेशन। कह रहा है स्पेसिफिसिटी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? एक तो उसकी स्पेसिफिक बायोकेमिस्ट्री के ऊपर और दूसरा कन्फिग्रेशन के ऊपर। ये क्या होता है? स्पेसिफिक बायोकेमिस्ट्री से मुराद है लाइपेजेस, सिर्फ लिपिड्स को ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं। प्रोटीएजेस सिर्फ प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ऑक्सीडेजेस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कैरी आउट कर सकते हैं। एमाइलेजेस सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ही तोड़ सकते हैं। ठीक हो गया।
तो ये आपके पास इसका पॉइंट का मतलब बनेगा। फिर कह रहा है एनी फैक्टर दैट ऑल्टर्स द शेप एंड केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम कैन इफेक्ट द रेट ऑफ इट्स कैटालाइसिस। तो कैटालाइसिस वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कैटालाइसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें एंजाइम बायो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको कैटालाइसिस बोलते हैं। और यही इसकी मेन बुनियाद बनती है जिसके ऊपर आप इसको क्लासिफाई करते हैं। अब हम फैक्टर्स इफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन में आज के लिए इनिशियली इंट्रोडक्टरी फैक्टर के तौर पे ले रहे हैं इसको। पहला फैक्टर है एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है, जिसके ऊपर आज हम डिबेट करेंगे। एंजाइम कंसंट्रेशन क्या मतलब? एंजाइम की कितनी मिकदार होती है, वो किस तरह डिपेंड करता है, और कितनी मिकदार एक नेसेसरी एंजाइम के लिए ज़रूरी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? अमाउंट ऑफ एंजाइम। ठीक, क्यों भला? अब इसको ज़रा देखने की और समझने की ज़रूरत है कि कैसे वो अमाउंट ऑफ एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है और फिर मौजूद रहता है। क्यों भला? इसके लिए रूल क्या इन्होंने सेट किया यहाँ पे? अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की मिकदार लामहदूद है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट है। तो क्या है, अगर आप इस कंडीशन के अंदर अमाउंट ऑफ एंजाइम इंक्रीज करो, ठीक, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एंजाइम, तो क्या होगा? रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये लाइन सुन लें, किताब में लिखी भी हुई है। इफ़ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड बाय द टू फोल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड। अगर आप अमाउंट ऑफ एंजाइम 2 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि जितना भी सबस्ट्रेट वहाँ पे फ्री था, उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने जाके उन एक्टिव साइट्स के साथ यहाँ पे बाइंड कर लिया है, और बाइंड करने के बाद डेफिनेटली क्या होगा कि वो प्रोडक्ट की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ने से जो है वो प्रोडक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि सबस्ट्रेट अनलिमिटेड अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन अगर आप लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर बात करें तो लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग कंसंट्रेशन कौन सी होती है? जिसमें तमाम सबस्ट्रेट पहले ही ऑक्यूपाई हो चुका है। तो अगर फर्दर आप एंजाइम एडअप करेंगे भी तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस मज़ीद नहीं आएंगे। ठीक हो गया? तो इससे क्या साबित होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है डेफिनेटली अमाउंट ऑफ एंजाइम पे। अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि अगर एंजाइम 2 फोल्ड कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है और डेफिनेटली प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन लिमिटिंग कंसंट्रेशन के ऊपर जब तमाम सबस्ट्रेट, ऑल द सबस्ट्रेट कंज्यूम हो चुका हो, ठीक है बेटे, तो जितना भी आप फर्दर एंजाइम यहाँ पे ऐड करते जाओ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मज़ीद कोई चेंज इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा और ये एज इट इज़ इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता चला जाएगा। आई होप सो दैट माई टुडेज़ लेक्चर वॉज रियली इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ़ यू। आपने बहुत कुछ इसमें से सीखा होगा, बहुत कुछ आपके लिए नया होगा एंजाइम्स में से। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह टेकअप करेंगे द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज़ अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंड देन विल बी कंप्लीटिंग ऑल द फैक्टर्स इन द basically next lecture. Wish you good luck for the lecture, prepare it well, and inshallah next lecture में फिर मुलाकात होगी।